स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टारगेट यूपी डीएलएड में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट को, जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इसमें हम एनसीईआरटी बुक से पूरा सिलेबस करा रहे हैं, जिसके पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने हमारे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख लीजिए। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का मूल्यांकन अभिलेखीकरण, जो कि आज हमारा पार्ट 3 है। मूल्यांकन अभिलेखीकरण। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का अर्थ पाठ्यक्रम के उद्देश्यों एवं मूल्यों की ओर छात्रों की प्रकृति और प्रगति का आकलन करना है। वास्तव में मूल्यांकन एक प्रकार का विश्लेषण है जो छात्रों की गतिविधियों से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है, ताकि उनमें व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सके तथा भावी शिक्षा के लिए आधार भूमि तैयार हो सके। चूँकि मूल्यांकन द्वारा छात्र, शिक्षक, विद्यालय प्रबंध आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, अतः इन सूचनाओं का सही संग्रहण या अभिलेखन अत्यंत आवश्यक है। इसी को सामान्य शब्दों में मूल्यांकन अभिलेखीकरण कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में बनता है कि मूल्यांकन अभिलेखीकरण किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ तक लिखना है। छात्र, शिक्षक, विद्यालय प्रबंध आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, अतः इन सूचनाओं का सही संग्रहण या अभिलेखन अत्यंत आवश्यक है। इसी को सामान्य शब्दों में मूल्यांकन अभिलेखीकरण कहते हैं। इतना आपको वहाँ लिखना है। आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। मूल्यांकन अभिलेख में शिक्षा से संबंध प्रत्येक पक्ष का रिकॉर्ड होता है, अर्थात संस्था में समय समय पर हो रहे परिवर्तनों के ब्यौरे का रखरखाव ही अभिलेखीकरण कहलाता है। किसी भी संस्था में मूल्यांकन संबंधी अभिलेख निम्नलिखित रूपों में रखे जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है संचित अभिलेख, दूसरा है परीक्षा पंजिका, मासिक परीक्षा पंजिका, वार्षिक परीक्षा पंजिका, सतत परीक्षा पंजिका, जन परीक्षा पंजिका। ये भी आप लोगों को याद कर लेने हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अभिलेखीकरण के उद्देश्य व लाभ। पहला है छात्रों के स्तर व क्षमता की जानकारी प्राप्त करना, छात्रों की प्रगति अवनति जानने में सहायता करना, छात्रों के विविध परिस्थितियों में व्यवहार का आकलन करना, छात्रों की व्यक्तित्व विभिन्नता, रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति जानने में मदद करना, छात्रों को उचित परामर्श व निर्देशन देने में सहायता करना, रोजगार चयन में मार्गदर्शन करना, अभिभावकों को अपने बच्चे के बारे में सटीक जानकारी देना, उपलब्धि स्तर के बारे में शिक्षकों की मदद करना, ताकि वे अपना भी परिमार्जन करते रहें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी संचयी अभिलेख। मूल्यांकन अभिलेखीकरण के सबसे प्रचलित रूप को संचयी अभिलेख कहा जाता है। ये आंग्ल भाषा के क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है किन्हीं सूचनाओं का संकलित लेख। संचयी अभिलेख में छात्रों की जीवन वृत्ति एवं अधिगम कार्यों को समेकित रूप में लिपिबद्ध किया जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सर्वप्रथम 1928 में अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट हेडिंग है स्मरणीय बिंदु। 1953 में मुदालियर कमीशन ने सबसे पहले संचयी अभिलेख को मूल्यांकन के एक तकनीकी रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया था। ये आपको याद कर लेने हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा छात्रों का संचयी अभिलेख। छात्रों का संचयी अभिलेख प्रायः उसके शैक्षिक इतिहास का स्थायी व महत्वपूर्ण संक्षिप्त विवरण माना जाता है। ये एक पत्र या पुस्तिका के आकार का होता है। नेक्स्ट है संकलित अभिलेख पत्र। छात्र के वर्तमान को समझने के लिए भूत की व्याख्या करके व्यवहारिक कठिनाइयों का असफलताओं के कारण से उसकी क्षमताओं तथा कमियों को दर्शाकर छात्र के अध्ययन में अध्यापक की सहायता करते हैं। नेक्स्ट है हमारा संकलित अभिलेख पत्र। संकलित अभिलेख पत्र में व्यक्तिगत छात्र के मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं का अभिलेख होता है।
सामान्यतः ये सूचनाएं एक पत्र पर लिखकर एक स्थान पर ही रखी जाती हैं। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि संकलित अभिलेख मूल्यांकन की महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है व्यक्तिगत परिचय संबंधी तथ्य, परिवार संबंधी सूचनाएं, उपस्थिति विवरण, शारीरिक विशेषताएं, शैक्षिक उपलब्धि विवरण, सहपाठी क्रियाएं संबंधी तथ्य, व्यावसायिक योजना संबंधी सूचना। नेक्स्ट है परीक्षा परिणाम। नेक्स्ट है अन्य सामान्य सूचनाएं। एक संचयी अभिलेख मूल्यांकन का सशक्त उपकरण बन सकता है जब उसके रखरखाव में निम्नलिखित सावधानी बरती जाए। पहला है अपूर्ण सूचनाएं न हो। नेक्स्ट है सूचनाओं का नियमित समावेश हो। सूचनाएं गोपनीय रखी जाएं। वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष भाव से सूचनाएं लिखनी चाहिए। संचित अभिलेख का रखरखाव जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाए। नियत समय पर मुख्य अध्यापक द्वारा जांच हो। इसके कुछ पक्ष हैं, इसके दो पक्ष होते हैं। पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है संज्ञान सहगामी पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष में छात्रों की शैक्षिक विषय वस्तु से संबंधित उपलब्धियों का विवरण होता है, जो अच्छाइयों व कमियों दोनों के रूप में हो सकती हैं। इस प्रकार के विवरण से छात्र समूह किन विषयों में योग्य हैं, किन विषयों में उन्हें अभी परामर्श की आवश्यकता है इत्यादि की जानकारी होती है। इसका ये टेबल है संज्ञानात्मक पक्ष। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट संज्ञान सहगामी पक्ष। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। संज्ञान सहगामी पक्ष इस प्रकार के अभिलेख में शिक्षणेतर क्रियाएं जो छात्रों के विकास में सहायक होती हैं उनका ब्यौरा रखा जाता है, जैसे खेलकूद, सेवा प्रतियोगिता, साफ सफाई, स्काउटिंग, नाटक, रंगमंच इत्यादि क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता एवं उत्साह नेतृत्व का लेखन किया जाता है। संज्ञान सहगामी पक्ष इसका ये टेबल है। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग है हमारी निदानात्मक परीक्षण। ये सर्वमान्य तथ्य है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक मनुष्य हर पल कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम कहलाती है। शिक्षण इस प्रकार शैक्षिक प्रक्रिया का क्रियात्मक पक्ष है और शिक्षक शिक्षण कार्य द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन व सुधार करता है। जिस प्रकार एक वेद रोगी के व्यवहार या लक्षणों को पहचान कर उसकी पीड़ा को कम करने के लिए औषधि देता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का अवलोकन करता है, उसे समझता है, तब उसका सही मार्गदर्शन करता है ताकि विद्यार्थी अपने विषय में परंपरागत हो सके। अब इसमें क्या है, निदानात्मक परीक्षण। ये भी एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। तो आपको क्या लिखना है कि ये सर्वमान्य तथ्य है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक मनुष्य हर पल कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ताकि वे घर में कुछ सीखेगा, विद्यालय में, समाज में रह के, तो उसकी शिक्षा निरंतर चलती रहती है। सीखना एक क्या है, सीखना एक अधिगम है। सिखाने की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम कहलाती है। शिक्षण इस प्रकार शैक्षिक प्रक्रिया का क्रियात्मक पक्ष है। शिक्षक शिक्षण कार्य द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन व सुधार करता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर होता है तो उसे औषधि देकर उसकी पीड़ा को दूर करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की जो कमियां हैं उसका पता लगाकर उसका अवलोकन करता है, उसे समझता है, उसे सही मार्गदर्शन देता है ताकि वह विद्यार्थी अपने विषय में परंपरागत हो सके, उसमें रुचि लेने लगे। इसे आपको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वास्तव में समस्या के कारणों को पहचानना तथा उसके समाधान के लिए प्रयत्न करना ही निदान है। सामान्य स्थिति में आए विकार को पहचानने की प्रक्रिया को निदान कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी निदानात्मक परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। निदान शब्द आंग्ल भाषा के डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है मूल कारण या रोग निर्णय। शैक्षिक निदान से आशय छात्रों के व्यक्तित्व के
प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करना तथा उसकी व्याख्या करना है। शिक्षक का यह गुरुतर दायित्व है कि अपनी कक्षा के छात्रों की पढ़ाई संबंधी समस्या से अवगत हो तथा उनसे सुधार करके विकास की ओर अभिप्रेरित करे। शिक्षक के इस कार्य में सहायता देने के लिए जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। ये क्या हुआ, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण अधिगम। निदानात्मक परीक्षण अधिगम में छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके उत्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया है। निदानात्मक परीक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है। एक आदर्श निदानात्मक परीक्षण द्वारा अनेक प्रकार की संभावित अशुद्धियों के प्रत्येक पक्ष के विकसित होने से पूर्व ही वह उन्हें दूर कर सकता है। अब है इसकी विशेषताएं, महत्व और विशेषताएं। पहला है निदानात्मक परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि वे शिक्षकों को यह बताता है कि बालक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। नेक्स्ट है शिक्षक इस क्या के उत्तर से ये जान सकता है कि छात्रों की रुचि अभिवृत्ति किस तरफ है। शिक्षक इन परीक्षणों से ये तय कर सकता है कि अधिगम का विस्तार किस स्तर तक हो गया है और किस स्थान पर बाधा है। नेक्स्ट है हमारी ज्ञान के विभिन्न कौशलों का मापन भी इन्हीं परीक्षणों द्वारा सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। अध्ययन संबंधी अनुचित प्रवृत्तियों को विज्ञान दृष्टिकोण से समझना तथा परामर्श देना। योकम एवं सिप्सन के मत के अनुसार निदानात्मक परीक्षण वे साधन हैं जो शिक्षा विज्ञान के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करके यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। स्पष्ट है निदानात्मक परीक्षण शिक्षक के सहायक रूप में कार्य करते हैं, तो ये स्वाभाविक प्रश्न है कि परीक्षणों के निर्माण व प्रयोग में किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इसकी है प्रक्रिया और सोपान। पहली है विषय क्षेत्र का चयन। सबसे पहले शिक्षण की विषय वस्तु का चयन करते हैं, जैसे भाषा में व्याकरण क्षेत्र का चुनाव करना। नेक्स्ट है छात्र समूह की पहचान। भाषा पढ़ने वाले छात्रों का अवलोकन किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट बिंदु है हमारा कठिनाई स्थल का अन्वेषण। इन बच्चों को किन किन स्थानों पर कठिनाई का अनुभव हो रहा है, वे किस स्थान पर विशेष कमज़ोर हैं, इसका पता लगाना। त्रुटियों के कारणों का ज्ञान, उनकी कमजोरियों या दोषों के कारणों को जाना जाता है। सही मार्गदर्शन और अंत में उन कारणों को दूर करने के लिए सही परामर्श दिया जाता है ताकि परिणामतः सुधार हो सके। सामान्यतः निदानात्मक परीक्षणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यक्ति केंद्रित, दूसरा है समूह केंद्रित। व्यक्ति केंद्रित में होता है इन परीक्षणों में बालक विशेष पर ध्यान दिया जाता है, उसकी अच्छाइयों, बुराइयों, कमजोरियों आदि का ज्ञान किया जाता है। ये क्वेश्चंस भी आपसे लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निदानात्मक परीक्षण को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो वहाँ क्या लिखना है, व्यक्ति केंद्रित, समूह केंद्रित। अब आई बात समूह केंद्रित। इन परीक्षणों में छात्र के समूह बनाकर उनकी त्रुटियों, विशेषताओं को जानने के लिए प्रशासित किया जाता है। हेडिंग है हमारी उपसंहार। उपयुक्त चर्चा से हमने जाना कि शिक्षक को यदि शिक्षण को अधिगम में परिवर्तित करना है तो निदानात्मक परीक्षण उसे प्रमुख रूप से सहायता कर सकता है। अतः प्रत्येक शिक्षक को प्रभावी संप्रेषण हेतु निदानात्मक परीक्षण के प्रयोग में प्रशिक्षित होना चाहिए ताकि वे छात्रों के साथ साथ अपना भी मूल्यांकन करता रहे और शिक्षा में गुणात्मकता का स्तर बना रहे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उपचारात्मक शिक्षण। शैक्षिक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण एक ही प्रक्रिया के दो अभिन्न पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व निरर्थक है।
शिक्षा में तब तक कोई सुधार संभव नहीं है जब तक निदान व उपचार साथ साथ न चलें। निदानात्मक परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण की आधार भूमि प्रस्तुत करता है। निदान का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता जब तक उपचार न हो, और उपचार तब तक शुरू नहीं होता जब तक त्रुटि व उसके कारण ज्ञात न हो। इसीलिए निदान का अगला चरण उपचार कहलाता है। जब इसका प्रयोग शिक्षा में हो तो इसे उपचारात्मक शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। पहले जैसे कि डॉक्टर रोगी के बीमारी का पता लगाकर उसका उपचार करता है, इसी प्रकार एक निदान शिक्षक भी बच्चे की कमजोरियों का पता लगाकर उसका उपचार करता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में दोषपूर्ण प्रवृत्तियों को सुधारने का एक प्रयत्न है। जैसे एक चिकित्सक रोग के लक्षणों को पहचान कर रोग समाप्त करने के लिए उपचार करता है, उसी प्रकार का कार्य एक शिक्षक एक कमज़ोर छात्र के लिए करता है। इसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अनेक तकनीकों से परिभाषित किया है। उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदत पड़ने तथा अच्छी आदतें नहीं होने पर दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जिनके द्वारा छात्रों की कमियों को दूर किया जाता है और उनकी पुनरावृत्ति को रोका जाता है। नेक्स्ट है इसके उद्देश्य। शिक्षण में मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग करना, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण कार्य करना, छात्रों को उनकी प्रगति का ज्ञान करवाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करना, विषयों के प्रति रुचि जागृत करना, गंभीर संवेगों से पीड़ित बच्चों की अक्षमताओं को दूर करना। नेक्स्ट है छात्रों की अधिगम संबंधी दोषों की पुनरावृत्ति को रोकना, छात्रों को उन आवश्यक आदतों, कुशलताओं व मनोवृत्तियों को सिखाना जो उसके द्वारा सीखी नहीं गई हैं। नेक्स्ट है छात्रों की अवांछनीय दृष्टिकोण को परिवर्तन करना। नेक्स्ट है उपचारात्मक विधि का प्रयोग। उपचारात्मक विधि का प्रयोग करने का उद्देश्य यह मालूम करना होता है कि व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, उनमें उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के क्या कारण हैं तथा उनको दूर करके व्यक्ति को किस प्रकार सहायता दी जा सकती है। नेक्स्ट है इसका उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब उसके प्रयोग में क्रमबद्धता व संतुलन हो। क्रम या प्रक्रिया इस प्रकार है। पहला है इसमें निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त त्रुटियों का एकत्रीकरण करना तथा उसके एक क्रम में रखना। नेक्स्ट है उसके बाद त्रुटियों का विश्लेषण करना, छात्रों के स्तर का आकलन करना तथा उस पर कार्य करना। नेक्स्ट है छात्रों की त्रुटियों के स्तर के अनुसार अभ्यासमाला बनाना, शिक्षण सूत्रों के अनुसार अभ्यासमाला का प्रयोग करना। प्रयोग के बाद छात्र को उसकी प्रगति के विषय में प्रति सप्ताह सूचित करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण करते समय छात्र को ये कभी ना कहा जाए कि वह पिछड़ा हुआ है, अन्यथा अधिगम प्रभावित होगा। कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, अभ्यास प्रश्न, ये आपको खुद करने हैं और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। निदान शब्द है। नेक्स्ट है आधार रूप में निदान व उपचार साथ साथ चलते हैं, ये किसका कथन है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है। चौथा है अभिलेखीकरण क्यों ज़रूरी है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इससे अपने नोट्स बना लीजिए। 5 है संचित अभिलेख की उपयोगिता बताइए। 6 है उपचारात्मक शिक्षण देते समय किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। संचित अभिलेख मूल्यांकन प्रक्रिया को कैसे उपयोगी बनाता है, स्पष्ट कीजिए।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्रियात्मक शोध। विद्यालय प्रबंधन तथा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को लेकर प्रधान अध्यापक, अध्यापकों एवं शिक्षक क्षेत्र से जुड़े अभिकर्मियों के समक्ष अनेक समस्याएं आती रहती हैं, जैसे विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति की समस्या, वर्तनी अशुद्धि की समस्या, गणित की अवधारणाओं को समझने और समझाने की समस्या, शुद्ध उच्चारण की समस्या, विद्यालय में अध्यापकों की कमी आदि समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इन प्रयासों में क्रियात्मक शोध सबसे महत्वपूर्ण है। अध्यापकों में समस्याओं की पहचान एवं उनके अपने स्तर से समाधान के कौशल विकसित करने के लिए उन्हें क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया के विषय में पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारी शोध क्या है। मानव सभ्यता के विकास में शोध का महत्वपूर्ण योगदान है। विकास के प्रत्येक चरण का आधार शोध है। शोध एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज, नवीन सत्य की स्थापना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। शोध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है तथा नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि शोध क्या है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रकार की। शोध के प्रकार। शोध को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मूलभूत या मौलिक शोध, नेक्स्ट है व्यवहारिक शोध, तीसरा है क्रियात्मक शोध। बात कर लेते हैं अब मौलिक शोध की। मौलिक शोध, इसमें सिद्धांत खोजे जाते हैं या सिद्धांतों का विकास किया जाता है, जैसे अधिगम का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यवहारिक शोध। मूलभूत शोध का अनुप्रयोग जब व्यवहारिक रूप में किया जाता है तो वह व्यवहारिक शोध कहलाता है, जैसे अधिगम के सिद्धांतों का अनुप्रयोग बच्चों की शिक्षा क्षेत्र में करना। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपनी कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार करना क्रियात्मक शोध कहलाता है। यही क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध है। विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण विधि है, जिससे प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक अपने शिक्षण की समस्याओं, बच्चों के सीखने की समस्याओं, विद्यालय की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से उनमें सुधार एवं परिवर्तन लाते हैं। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया समस्या पर आधारित होती है। इसके द्वारा समस्या का त्वरित समाधान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये अल्प अवधि की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मौलिक एवं क्रियात्मक शोध में अंतर। ज्ञान की वृद्धि एवं प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों द्वारा जो शोध कार्य किए जाते हैं वे मौलिक शोध कहलाते हैं। क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोधकर्ता अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्य पद्धति में सुधार लाता है और त्रुटियों का निराकरण करता है। दोनों प्रकार की शोध प्रक्रियाओं के अंतर को निम्नांकित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध, मौलिक शोध। पहला है इसमें क्रियात्मक शोध का उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। इसका है मौलिक शोध में इसका उद्देश्य नए तथ्यों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसमें मौलिक शोध में शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक नहीं होता है। तीसरा है समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं।
इसमें समस्या का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। चौथा है परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्ण शोध के निष्कर्षों, सिद्धांतों एवं अनुभवों पर आधारित होता है। पांचवा है इसकी रूपरेखा लचीली होती है। शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यक नहीं होता है। इसकी रूपरेखा लचीली नहीं होती है। शोधकर्ता का विशेष प्रशिक्षण आवश्यक होता है। इसमें है न्यायादर्श का चयन उद्देश्य के अनुरूप किया जाता है। न्यायादर्श का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। 7 है प्रदत्तों के विश्लेषण में सरल सांख्यिकी का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रदत्तों के विश्लेषण में उच्च सांख्यिकी प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। 8वां है कार्यक्षेत्र की समस्या का समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। इसमें है सामान्यीकरण नए तथ्यों, सत्यों तथा सिद्धांतों के रूप में होता है। नेक्स्ट है शोधकर्ता स्वयं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में कहाँ तक सफलता मिली है। शोधकर्ता को सफलता मिलने पर पुनर्बलन मिलता है। मूल्यांकन बाह्य होता है। विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं और अच्छे कार्य के लिए उपाधि प्रदान की जाती है। इसमें समय कम लगता है और मौलिक शोध में इसमें समय अधिक लगता है। क्रियात्मक शोध का क्षेत्र सीमित तथा स्थानीय होता है। मौलिक शोध का क्षेत्र अधिक व्यापक एवं विस्तृत होता है। विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण में सुधार लाया जाता है और शोधकर्ता अपने कार्य कौशल को प्रभावशाली बनाता है। शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके व्यवहार विज्ञान का विकास किया जाता है। 13वां है अनुसंधान निष्कर्ष स्थानीय परिवेश में उपयोगी होते हैं और अनुसंधान निष्कर्ष व्यापक व दूरगामी होते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर क्रियात्मक शोध के उद्देश्य। क्रियात्मक शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है किसी विशिष्ट संदर्भ में समस्या का निदान एवं समाधान प्रदान करना। दूसरा है ये कार्य विश्लेषण पर बल देता है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक प्रकार्यता एवं कार्यकुशलता में सुधार लाना है। तीसरा है किसी दी हुई परिस्थिति में कार्यों एवं निर्णयों की गुणवत्ता को सुधारना ही क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य है, जिससे वे परिस्थिति बेहतर एवं उपयोगी सिद्ध हो सके। चौथा है विद्यालय की दैनिक समस्याओं का विधिवत एवं वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना, जिससे विद्यालय की कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार एवं प्रगति लाई जाए। पांचवा है विद्यालय की कार्य पद्धति में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों के विकास एवं अनुरक्षण को स्थान देना। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की आवश्यकता एवं महत्व। आधुनिक विज्ञान युग में शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नवीन एवं आवश्यकतानुसार संशोधन तथा परिवर्तन होते रहते हैं। अतः शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया तथा विद्यालय प्रशासन के दृष्टिकोण एवं व्यवहार को प्रगतिशील बनाए रखने के लिए क्रियात्मक शोध का प्रयोग में लाना निम्नांकित दृष्टि से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। पहला है विद्यालय की परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार के लिए। दूसरा है प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर उन्हें स्वयं समस्या के समाधान में रुचि के लिए। तीसरा है विद्यालय के दैनिक क्रियाकलापों जैसे शिक्षण पद्धति, गृह कार्य, उपस्थिति, अनुशासन, छात्रों की उपलब्धि आदि से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करके उनका समाधान खोजने के लिए। तीसरा है बच्चों के नवीन परिस्थितियों में समायोजन की समस्याओं का अध्ययन एवं समाधान करने के लिए। नेक्स्ट है विद्यालय वातावरण में सुधार हेतु एवं छात्रों में बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने के लिए, छात्रों में ज्ञान वृद्धि, उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि एवं कक्षा में उपस्थिति रहने की आदत विकसित करने के लिए, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के प्रति अध्यापकों और छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए, बच्चों का सार्वभौम नामांकन, ठहराव तथा संप्राप्ति के लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी
भावी कार्य योजना का निर्माण। यद्यपि ये प्रयास किया गया है कि इस समस्या का 100% समाधान हो जाए, लेकिन पूर्णतः निराकरण नहीं हुआ, अतः फिर भी इसी पर कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है क्रियात्मक शोध उपकरण निर्माण। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आंकड़ों के संग्रहण हेतु निम्नलिखित उपकरणों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है। पहला है अवलोकन, परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, समाजमिति। नेक्स्ट है संचयी अभिलेख। ये आप लोगों को याद कर लेने हैं। ये क्वेश्चंस लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स में से शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्रियात्मक शोध प्रारूप एवं आख्या लेखन। शोधकर्ता का नाम, पद, जनपद, समस्या का कथन, पृष्ठभूमि, आवश्यकता, उद्देश्य, परिकल्पना और विधि में है। पहला है न्यायादर्श, दूसरा है शोध के उपकरण, तीसरा है प्रदंत संग्रह, प्रदंतों का विश्लेषण, निष्कर्ष। कुछ इसके अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको खुद करने हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला है क्रियात्मक शोध की रूपरेखा होती है। दूसरा है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता का शोध से संबंध होता है। तीसरा है क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है क्रियात्मक शोध से आप क्या समझते हैं। पांचवा है क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है। छठा है क्रियात्मक शोध के 2 लाभ बताइए। 7 है क्रियात्मक शोध में कौन कौन से उपकरण प्रयुक्त होते हैं। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या की पहचान करते समय किन किन विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। क्रियात्मक शोध के किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है कि शोध क्या है, शोध के कितने प्रकार हैं। मौलिक और क्रियात्मक शोध में अंतर लिखिए। क्रियात्मक शोध से क्या समझते हैं, क्रियात्मक शोध की आवश्यकता क्यों है, क्रियात्मक शोध में कौन कौन से क्षेत्र हैं, वर्णन कीजिए। 13वां है क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं, विस्तार से लिखिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शैक्षिक नवाचार। इस भौतिक जगत में सभी कुछ परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति की भांति समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। आज जीवन के सभी पक्षों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक उद्देश्यों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आधुनिक समाज में प्रौद्योगिकी और तकनीक विकास, मशीनीकरण, नगरीकरण, हरित क्रांति, यातायात, जनसंचार की सुविधाओं के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। परिवर्तन समाज के जीवन होने का प्रमाण है। हमारी आधुनिक सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन की देन है, क्योंकि शिक्षा और समाज का बहुत घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक परिवर्तन के साथ ही शिक्षा का स्वरूप ही परिवर्तित होता रहता है। शिक्षा में परिवर्तन होने से उसमें नई चेतना, स्फूर्ति आती है। परिवर्तन में जहाँ शिक्षा में नवीनता आती है, वहीं शिक्षा का स्वरूप समसामयिक हो जाता है। हमारी शिक्षा में नवाचार का अर्थ। नवाचार अंग्रेजी भाषा के शब्द इनोवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। या इसका अर्थ नई रीति या नए विचार का प्रचलन या नवनिर्माण है। नवाचार 2 पदों के संयुक्त से बना है। ये पद है नव प्लस आचार। यह नव शब्द नवीनता का परिचायक है और आचार शब्द का अर्थ आचरण, व्यवहार या परिवर्तन से है। नवाचार ऐसा परिवर्तन है जो पूर्व स्थापित विधियों, कार्यक्रमों, वस्तुओं और परंपराओं में नवीनता का समावेश दृढ़ इच्छा शक्ति से करे। तृतीय यूनेस्को सम्मेलन 1971 के दस्तावेज में नवाचार के लिए कहा गया है, नवाचार एक नूतन विचार की शुरुआत है। ये एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसका विस्तृत उपयोग प्रचलित व्यवहारों तथा तकनीकों के स्थान पर किया जाता है। ये मात्र परिवर्तन के आधार के लिए परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका क्रियान्वयन और नियंत्रण, परीक्षण तथा
प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय स्थापित शिक्षा प्रणाली, नए व्यवहार अर्थात नवीन विधियों एवं रीतियों का समावेश करना है। नवाचार में विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया। नवाचार को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहली है E.M. रॉजर्स के अनुसार, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। ये डेफिनेशन एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, इसलिए आप एक डेफिनेशन ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट है हमारी H.M. भोले के अनुसार, नवाचार एक विचार है, एक अभिवृत्ति है, कौशल युक्त एक यंत्र है या इनमें दो या दो से अधिक ऐसे तथ्य हैं जिन्हें व्यक्ति ने या संस्कृति ने पहले व्यवहारिक रूप से अपनाया हो। नेक्स्ट है हमारी H.G. वॉर्नेट के अनुसार, नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। कोठारी आयोग ने भी सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक नवाचार अपनाने पर बल दिया। उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार नवाचार के अंतर्गत नवीन और उपयोगी विचार, नियोजित प्रयास, उन्हें अपनाने की इच्छा शक्ति विद्यमान होती है। नवाचार में कुछ ऐसा लागू करना निहित होता है जो प्रचलित से भिन्न, उपयोगी और नवीन हो। प्रत्येक नवाचार अपने में कुछ विशेषता अवश्य समेटे होता है। नेक्स्ट है हमारी नवाचार की आवश्यकता। आज देश और समाज में बदलाव आ रहा है, देश विकास के पथ पर अग्रसर है। बदलाव और विकास की प्रक्रिया ने शिक्षा के सामने अनेकों संकट पैदा कर दिए हैं। शिक्षा इन संकटों से तभी छुटकारा पा सकती है जब वे सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप अपने स्वरूप में परिवर्तन कर ले। इस हेतु उसे शैक्षिक नवाचारों को स्वीकार करना होगा। जनसंख्या वृद्धि एक जटिल समस्या है, इसने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक समस्याओं को जन्म दिया है। शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें पहले से अधिक विद्यालय, शिक्षक, शिक्षण उपकरण, लेखन पठन सामग्री और अधिक धन की आवश्यकता है। आधुनिक विश्व में प्रौद्योगिकी का अवबोध अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत शिक्षा का अंग होना चाहिए। वर्तमान समय में शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रतिपादन व्यवस्थित तथा वैचारिक ढंग से नहीं हो रहा है। शिक्षा की पाठ्यचर्या में प्रौद्योगिकी विषय को सम्मिलित किया जाए। शिक्षण विधि के रूप में मशीनों का उपयोग किया जाए। प्रमुख रूप से दो नवाचारों, प्रथम जनसंपर्क के साधन रेडियो, टीवी, ट्रांजिशन आदि, दूसरे साइबरनेटिक्स का उपयोग शिक्षण अधिगम और प्रशिक्षण के लिए करना होगा। तभी हम इतने विशाल जन समुदाय को सही रूप में शिक्षित प्रशिक्षित करने में कामयाब होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आधुनिक विश्व में विज्ञान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक उपकरणों, टीवी, टेलीविज़न, फैक्स, संगणक, कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है। यदि शिक्षक को इन सामाजिक गतिविधियों के साथ चलना है तो उसे भी इन वैज्ञानिक आविष्कारों को आत्मसात करना होगा। ये कार्य शैक्षिक नवाचारों को अपनाकर ही संभव हो सकता है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी की गंभीर समस्या है। ये समस्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। बेरोजगारी का कारण जनसंख्या वृद्धि, धीमा औद्योगिक विकास, संसाधनों की कमी तथा उनका समुचित उपयोग न होना तथा शिक्षण का परंपरागत स्वरूप है। सामाजिक आर्थिक विकास लाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधुनिक समाज को व्यवसायपरक, तकनीकी एवं व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। अतः आवश्यकता है कि शिक्षा सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप अपने स्वरूप एवं कार्यक्रमों में परिवर्तन करे। नूतन प्रविधियों को शिक्षा में सम्मिलित करना होगा। शैक्षिक कार्यक्रमों एवं पाठ्यचर्याओं को रोजगारमुख बनाना होगा। इसके लिए शैक्षिक नवाचारों को अपनाना होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नवाचार का महत्व। आज इस बात की मांग है कि शैक्षिक संरचनाओं तथा अंतर्वस्तु का नवीनीकरण किया जाए जिससे कि वे सामाजिक परिवर्तन में न्यूनाधिक मात्रा में प्रत्यक्ष योगदान कर सके। ये निश्चय है कि
संभव की बशर्ते कि हमारे समक्ष समाज की एक स्पष्ट तस्वीर हो, जिसे दृष्टि में रखकर शैक्षिक लक्ष्यों को तैयार किया जाए, अर्थात शिक्षा सामाजिक व आर्थिक विकास को लक्ष्य से युक्त हो। आज आवश्यकता है कि शिक्षा सुस्पष्ट सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के किसी भी उपक्रम के प्रमुख और स्थायी तत्व हों। बच्चों, युवकों, प्रौढ़ों की प्रत्येक शिक्षात्मक गतिविधि का वे अंग है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति न केवल प्राकृतिक और उत्पादन शक्तियों वरन सामाजिक शक्तियों पर भी नियंत्रण रख सके। साथ ही व्यक्ति में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने में मदद मिले कि वह विज्ञान का गुलाम व रहकर भी उसकी उन्नति कर सके। उपयुक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में नवाचारों की महत्ता स्वीकार की जा रही है। ये भी सत्य है कि हमने अपने प्राचीन गौरव को भूलना नहीं चाहते, साथ ही आधुनिकता को भी अपनाना चाहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शैक्षिक नवाचारों के क्षेत्र। शैक्षिक नवाचारों का क्षेत्र व्यापक है। बदली हुई परिस्थितियों में शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कोठारी कमीशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नवाचारों को अपनाने पर बल दिया गया है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि शैक्षिक नवाचारों के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जो जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है तथा ये बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट है हमारी शिक्षण अधिगम के सुधार हेतु स्थानीय समुदाय परिवेश के संसाधनों की पहचान और उपयोग कर मूल्यांकन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों के अंदर बालक बालिकाओं के प्रति एक पुरानी धारणा थी कि बालक बालिका एक खाली घड़ा है, कोरी स्लेट है या कच्ची मिट्टी का घड़ा है। इसका अभिप्राय ये था कि जब बालक विद्यालय में प्रथम बार पढ़ने आता है तब वह कुछ नहीं जानता, अर्थात खाली घड़ा है, शिक्षकों को उसमें ज्ञान भरना है। लेकिन अब यह अवधारणा खंडित हो गई है कि विद्यालय में प्रथम बार नामांकन हेतु आया बालक बालिका खाली घड़ा नहीं है। अब वह अपने घर से बहुत कुछ सीख कर आता है तथा बहुत कुछ जानता भी है। इसीलिए अध्यापक से अब बच्चे के साथ खाली घड़ा जैसे व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, बल्कि उसे नए प्रकार से बालकों के प्रति सोचना होगा और तदनुसार शिक्षण प्रक्रिया का प्रयोग करना होगा। ये बालकों के प्रति नवीन सोच है जिसे शिक्षा में लागू किया जा रहा है। अब शिक्षक शिक्षण अधिगम की समस्याओं का समाधान क्रियात्मक शोध में माध्यम से स्वयं कर रहे हैं, जो शिक्षा में नवाचार है। प्रार्थना स्थल की गतिविधि। नेक्स्ट हेडिंग है प्रार्थना स्थल की गतिविधि। विद्यालय में परंपरागत ढंग से अध्ययन अध्यापन प्रारंभ होने से पूर्व ईश्वर की प्रार्थना की जा रही है, जिसमें केवल एक निश्चित पग का पाठ होता है। लेकिन अब नवाचार के रूप में प्रार्थना स्थल पर निम्नलिखित क्रियाकलाप भी किए जाने का विभागीय निर्देश है। पहला है बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना। किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देना। नेक्स्ट है प्रेरणाप्रद सूक्तियों का वाचन श्रवण। नेक्स्ट है उस दिन का प्रमुख समाचार का वाचन। दूसरा है उस दिन के आयोजित किए जाने वाले अतिरिक्त प्रमुख कार्यक्रमों की घोषणा। नेक्स्ट है किसी भी विषय पर छात्रों छात्राओं का प्रार्थना स्थल पर प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है योग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये केवल कक्ष तक ही सीमित नहीं रह सकती। शिक्षा का संचालन शिक्षा विधाओं पर होता है। परंपरागत शिक्षण विधाओं में प्रवचन, लेक्चर आदि आते हैं, जिसमें अध्यापक व पाठ्यक्रम मुख्य रहता है। छात्र गौण होते हैं, लेकिन अब पुरानी शिक्षण विधाओं के स्थान पर खेल पद्धति, गतिविधि करके सीखने, भ्रमण व प्रयोग पद्धति का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है। ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं।
जिसमें छात्र छात्रा अधिक सीखते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्रों में बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। इसमें अब शिक्षक की भूमिका ज्ञानी, विद्वान, अभिभावक की न रहकर शिक्षक अब छात्रों का अनुभवी व वरिष्ठ मित्र, सलाहकार एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। अब विद्यालय में दंड तथा अनुशासन के नाम पर स्थापित भय का वातावरण समाप्त हो गया है। विद्यार्थी की रुचि, क्षमता व आवश्यकता को देखते हुए पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप को अपनाकर नवाचार प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुश्रेणी व बहुकक्षा शिक्षण इसमें सम्मिलित हैं। कहानियों, कविताओं, संगीत, महापुरुषों के दृष्टांत तथा नाटक बच्चों को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं तथा उन्हें अनुभवों को समझने का अवसर देने के साथ ही उनमें दूसरों के प्रति संवेदना विकसित करना भी सीखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सामुदायिक सहभागिता। शिक्षा में समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है। पहले शिक्षा के संचालन हेतु औपचारिक रूप से ग्राम शिक्षा समिति होती थी, जो प्रायः निष्क्रिय रहती थी, लेकिन अब प्राथमिक शिक्षा में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अनेक शासनादेश तथा विभागीय आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ग्राम शिक्षा समितियों को अनेक दायित्व व तत्संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ, पीटीए, माता शिक्षक संघ, एमटीए, एक ब्लॉक स्तर की समिति बनाई गई है। शिक्षा सामुदायिक सहभागिता की सक्रियता हेतु विभिन्न स्तर पर ग्राम संसाधन समूह, ब्लॉक संसाधन समूह, जिला संसाधन समूह का गठन किया गया है। अब शिक्षा व्यवस्था के संचालन का दायित्व केवल सरकार पर न होकर समुदाय के लोगों पर भी डालकर नवाचार किया जाता है। अन्य शिक्षा प्रेमी नागरिकों को भी विद्यालय में सहयोग हेतु आमंत्रित किया जाता है। पीटीए, माता शिक्षक संघ, ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि पीटीए की फुल फॉर्म बताओ। एमटीए, ये फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसका पीटीए माता शिक्षक संघ, एमटीए एक ब्लॉक स्तर की समिति। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्यालय प्रबंधन। परंपरागत तरीके से विद्यालय के प्रबंधन में शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रधान अध्यापक का एकाधिकार व एकल दायित्व समझा जाता है, लेकिन नवाचार में अब प्रधान अध्यापक ही विद्यालय प्रबंधन का एकाधिकार नहीं है। इसमें सामुदायिक सहभागिता व जनसहयोग का नवाचारी प्रयोग करके ग्राम शिक्षा समिति को वैधानिक स्वरूप प्रदान करके उसे कार्य अधिकार व दायित्व सौंपा गया है, जिससे विद्यालय भवन का निर्माण, विद्यालय में टाट पट्टी, फर्नीचर, उपकरण के प्रबंधन, मिड डे मील, छात्रवृत्ति, गणवेश आदि का वितरण तथा विद्यालय रखरखाव में ग्राम शिक्षा समिति का बाह्यकारी सहयोग लिया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्थानीय समुदाय की विभिन्न स्वरूपों में सहभागिता कराकर नवाचार किया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विषयगत कक्षा शिक्षण समसामयिक दृष्टांत। वर्तमान समय में विद्यार्थियों का जब कक्षा में शिक्षण कार्य किया जाता है तो शिक्षक सीधे अपने विषय वस्तु को पढ़ाने लगता है, जिससे विद्यार्थियों को समझने में परेशानी होती है। अतः शिक्षकों को संबंधित पाठ को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित समसामयिक या ऐतिहासिक दृष्टांत का वर्णन करते हुए समझाना चाहिए, जिससे उनके मस्तिष्क पर अमिट छाप पड़ती है। जैसे कक्षा 6 के बच्चों को यदि अकबर के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो उन्हें ये बता सकते हैं कि अकबर का राज्यारोहण किस उम्र में तुम हो, उसी उम्र में हुआ था। बच्चों से पानी रखने वाली बोतल को दिखाकर पूछा जाए कि इस बोतल का उपयोग किस किस तरीके से किया जा सकता है। प्रत्येक बच्चा कम से कम 5 उपयोग बताए। बोतल का उपयोग जैसे पिचकारी बनाने में, ड्रॉपर बनाने में, फ्लावर पॉट, गिलास आदि। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लैब एरिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणात्मक उन्नयन के क्षेत्र में लैब एरिया एक नवीन अवधारणा है। लैब एरिया एक ऐसा परिक्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत स्थित लगभग 10, 11 अथवा 12 विद्यालयों की शिक्षण अधिगम से संबंधित
गुणात्मक उन्नयन के संदर्भ में अनुश्रवण तथा पृष्ठपोषण से संबंधित कार्य क्षेत्र किए अकादमी व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित लैब एरिया की जिम्मेदारी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ता अथवा अन्य अधिकारियों की होती है। ये अकादमिक व्यक्ति को मेंटर के नाम से जाना जाता है। मेंटर को महीने में 1 अथवा 2 बार अपने लैब एरिया में स्थित सभी विद्यालयों का भ्रमण करना होता है। भ्रमण के दौरान कक्षों में संचालित शिक्षण का अवलोकन सुधारात्मक दृष्टि से करता है। महत्वपूर्ण सुझावों के साथ साथ शिक्षकों को शिक्षण की दृष्टि से तथा बच्चों को अधिगम की दृष्टि से तत्काल निर्देशन प्रदान करता है। स्थानीय निर्देशन के अतिरिक्त विगत दिनों में शिक्षण अधिगम तथा संप्राप्ति से संबंधित आने वाली कठिनाइयों का निवारण भी किया जाता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करें, ये कथन है। मैंने बताया था ये ऑब्जेक्टिव टाइप में अति लघु में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने आपको ऊपर अभी पढ़ाया था, क्योंकि ये परिभाषा है ये किसके अनुसार है। नेक्स्ट है, तृतीय यूनेस्को सम्मेलन का वर्ष है, ये भी अभी हमने ऊपर कराया था, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। नेक्स्ट है हमारा, नवाचार क्या है। चौथा है, नवाचार को परिभाषित कीजिए। पांचवा है, नवाचार के क्षेत्र कौन कौन से हैं। नवाचार को परिभाषित कीजिए, शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। सातवां है, नवाचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उनके क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। हमारी संदर्भ ग्रंथ सूची, शिक्षा में नवाचार एवं तकनीकी, LV वाजपेयी, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, MS श्रीवास्तव, आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, डॉक्टर SP गुप्ता, डॉक्टर अलका गुप्ता, आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन विधियां, डॉक्टर PC शर्मा, डॉक्टर आभा सिंह, मापन मूल्यांकन एवं सांख्यिकी, डॉक्टर लाल साहब सिंह, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, जो कि हमारे पेपर फर्स्ट का नाम है, ये किसने दिया था, श्री महेंद्र श्रीवास्तव। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान, श्री जगदीश चौधरी, श्री विश्वनाथ गुप्ता। आज हमारा पेपर फर्स्ट का NCERT फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। अपने सारे दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।